हेलो दोस्तों, मैं रणजीत सेवदा आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए जो हमारी बुक चल रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी यूनिट नंबर सेकंड यानी हमारा जो मैथ का जो पेपर नंबर सेकंड था बीएससी सेकंड ईयर का, उसमें जो हमारी अगली यूनिट है यूनिट नंबर सेकंड वो लेकर आया हूं। तो यूनिट नंबर सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे कि जो पिछली यूनिट में हमने पढ़ा था कि रेखीय अवकल समीकरण है उन्हें उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो उनका सॉल्यूशन जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, क्योंकि यह जो है यूनिट जो है एक जो हमारी 12वीं के बेस पे नहीं है, थोड़ा हटकर है। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो हमें नई सीखनी होगी, तो उन नई चीज़ों को पहले मैं आपको बताता जाऊंगा कि देखो हम यहाँ d/dx को कैपिटल D से प्रकट करेंगे। ठीक है, यदि हमारे पास यदि d²/dx² होता तो हम इसे d² बताते। ठीक है, यदि यहाँ y होता तो हम y लिख देते, और यदि यहाँ z होता तो हम z लिख देते। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ चुका होगा। और सभी चीजें मैं आपको आगे आगे बताता जाऊंगा। अब इसमें हमें व्यापक हल निकालना होता है। व्यापक हल को हम दो प्रकार से देख सकते हैं। इज इक्वल्स टू पूरक फलन प्लस विशिष्ट हल। पूरक फलन और विशिष्ट हल दोनों का यदि योग किया जाए तो हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का व्यापक हल प्राप्त होता है। व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, और पूरक फलन को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन, और विशिष्ट हल को पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है दोस्तों, ये अब हम इसको वैसे क्या लिखते हैं कि यदि व्यापक हल को हम y लिखते हैं तो c.f प्लस हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको CF से, और जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसे PI से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा इसके बारे में जो जनरल है वो हुआ। अब मैं आगे आपको इसके बारे में और कुछ बताता हूँ, और फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें हमें एक जो है पूरक फलन जब हम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हम करते हैं, तो इसमें हमें एक सहायक समीकरण मानना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन करने से पहले हम एक ऑक्सिलरी जो इक्वेशन है उसके बारे में भी जानेंगे कि सहायक समीकरण, जो सहायक समीकरण है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है। देखो मैं इंग्लिश आपको साथ साथ क्यों बताता जा रहा हूं, क्योंकि जो एमएससी करते हो या आईआईटी जेईई की आप तैयारी करते हो तो उसमें इंग्लिश आती है, तो आप इंग्लिश भी साथ साथ पढ़ते जाएं। और आईआईटी जेईई में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप ये भी ध्यान दें। अब इसमें हम क्या करते हैं कि डी को एम लिखते हैं, एम या कोई और भी लिखकर इसे सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और मैं 2-3 प्रकार की क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो सभी प्रकार की क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वो भी आप पूछ सकते हो। देखो अब आपका लेवल थोड़ा बढ़ चुका है, इसलिए आपका जो क्वेश्चन है वो कभी भी इस प्रकार से नहीं आएगा कि व्यापक हल ज्ञात करो, या जो भी कोई सी विधि है उसका नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 12th क्लास में लगभग नाम दिया जाता था, और यहाँ नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका थोड़ा जो है
टीचिंग लेवल वो बढ़ चुका है अब। तो अब आपको क्या दिया जाएगा कि हल कीजिए, इस क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ आएगा कि हल कीजिए। तो अब इसे हम हल कैसे करेंगे कि हमारे जो पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम पहले इस रूप में लिखेंगे। तो इस रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स है, इसे बड़ा कैपिटल डी लिखेंगे तो ये हो गया। देखो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, -6d² y प्लस 11dy -6y। अब इसमें से हम y जो कॉमन ले लेंगे। तो मैं आपको एक पहला पैटर्न बता रहा हूं, तो इसमें आपको एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको भी कि जो हमारा अभी जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमें ओनली शेप निकालना है। कैसे पता चला शेप कब निकालना है? जब हमारे पास इस तरफ कोई पोर्शन या भाग दिया गया नहीं हो, जैसे सभी y के गुणांक ही हो, तो वो जो है हमें CF ही निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि हमारे पास यहाँ किसी और भी कोई पद दिया जाता है तो हम उसका फिर हम पूरा व्यापक हल निकालते और व्यापक हल में हमें PI भी निकालना पड़ता। अब इसमें व्यापक हल में ओनली हमें शेप निकालना होगा। तो आज हम जो है यही मेथड पढ़ेंगे, अगला मेथड जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस मेथड में हम क्या पढ़ेंगे कि अब हम इस समीकरण को सहायक समीकरण मानेंगे। इस समीकरण का तो सहायक समीकरण AE ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसका सहायक समीकरण लेने पर तो सहायक समीकरण क्या हुआ? m³ - 6m² प्लस 11m - 6 = 0। इसमें हम y नहीं लेंगे क्योंकि हमने सहायक समीकरण लिया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिए। अब इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे? इसका सॉल्यूशन हम इस प्रकार करेंगे कि यदि हमें यहाँ m का क्या मान रखे कि हमारे पास जो है जो टोटल समीकरण की जो वैल्यू है वो 0 प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ m का जो है यदि हम यहाँ 1 रखते हैं तो इसका मान 0 होता है। तो हमारा एक तो क्या हुआ, m-1 हो गया। m-1 का यदि हम इसमें डिवाइडेशन देंगे तो क्या होगा कि m²। मैं आपको देख के बताऊं क्या? अब यदि हम इसका करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि m-1 का हम भाग देंगे इस पूरे समीकरण में। अब भाग देना तो आपको आता ही होगा और एग्जाम में जो है हमें जो है कार्य करने के लिए जगह मिलती है पीछे, तो आप कर सकते हो। और यदि किसी बच्चे को नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको बता दूंगा। तो अब इसका हमारे पास क्या होगा कि m² - 5m + 6 = 0। ये हमारे पास इसका डिवाइडेशन देंगे जो हमारे पास है, तो भागफल ये प्राप्त होगा। और अब हम इसका और डिवाइडेशन करेंगे, पार्टीशन करेंगे, अलग अलग करेंगे, इन्हें गुणनखंड करेंगे। तो हमारे पास हुआ m² - यदि मैं आपको इसके टुकड़े करके बताऊं तो 2m - 3m - 2m + 6 = 0। तो m-1 m², यदि m कॉमन लेते हैं तो m-3 और इसमें -2 कॉमन लेते हैं तो m-3 = 0। तो m-1, m-2 और m-3 हमारे पास ये 3 मान प्राप्त हुए। तो इसको हम m की जो वैल्यू लिखेंगे तो m1, 2, 3 3 वैल्यू हमारे पास m की प्राप्त हो चुकी है। अब ये तीनों मान जो है भिन्न भिन्न है, तो तीनों मान भिन्न भिन्न है तो हम क्या करेंगे, y = c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x प्लस c3 e⁻3x। अब यहीं से मैं आपको क्वेश्चन में 2 ही करवाऊंगा आपको, और यहीं से मैं आपको 1-2 मेथड है वो और समझा दूंगा। यदि हमारे पास जैसे यहाँ ये माइनस का प्राप्त होता और ये माइनस का प्राप्त होता, यदि हमारे पास देखो मैं यही मान जो काल्पनिक मान के मैं आपको बता रहा हूँ, आगे हम क्वेश्चन करेंगे
तो बहुत से मान निकालेंगे तो वहाँ आपको और समझ में आ जाएगा। यदि यहाँ एम की यदि हमारे पास -1 और 1 प्राप्त होती तो हम क्या करते कि इसको इस प्रकार करते कि y इक्वल्स टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर प्लस x हो गया। अब यदि हमारे पास m का मान 1 और 1 दो सेम मान प्राप्त हो जाते हैं, समान मान प्राप्त हो जाते हैं, तो हम करते हैं c1 प्लस x c2 e की पावर x 1 है जो की पावर x में और दो समान है तो x c2। ठीक है दोस्तों, और बस और तो आपको समझ में आ चुका है। और एक क्वेश्चन और करेंगे जो थोड़ा डिफरेंट है, तो वो समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं वो आपको समझा देता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये है। देखो, यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो निश्चिंत रहे, हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये पोर्शन CF जो है हर क्वेश्चन में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने योग्य है, वो है कि यदि आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो आगे वाली चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। इन चीज़ों से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है, यह बस पूरा क्वेश्चन करने के लिए जो है माध्यम है, और इस प्रकार का क्वेश्चन कभी नहीं आता है। PCF और PI दोनों हल करने वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो मैं इसको आपको सोल्व करके बताता हूँ। अब हम इसे डी के फॉर्म में लिखते हैं, d² प्लस 2d प्लस 5 कॉमन ऑफ y इक्वल्स टू 0। देखो, इसमें ओनली CF निकलेगा क्योंकि बराबर में 0 है, y के अलावा कोई और जो है हमारे पास जो है चर नहीं है। तो अब इसको हम इसका सहायक समीकरण लेने पर देखो, क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करती है। अब देखो, इसमें ऐसे तो ये हो नहीं रहा, तो हम इसमें क्या लगाएंगे कि हम हमारे पास जो एक सूत्र हुआ करता है वो लगाएंगे। तो m का यदि हम वो निकालें मान, तो हमारे पास एक सूत्र हुआ करता है कि -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो यदि हम इसमें इसका मान रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है -2 प्लस माइनस √4 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो इसे हम m का यदि मान निकाले तो -2 प्लस माइनस -16 अपॉन 2, तो इसका हमारे पास मान होगा -1 प्लस -4 आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास m का मान प्राप्त होगा -1 प्लस -2 आयोटा। अब इसे हम किस प्रकार, देखो ये तो कोई भी बच्चा निकाल सकता है, लेकिन इसे आगे जो हमारा देखो, वैसे y इक्वल्स टू क्या होता है CF प्लस PI। तो अब हमारे पास PI का तो कोई पोर्शन नहीं है, तो हम y बराबर CF भी मानेंगे। तो y बराबर CF मान रहे हैं, इसलिए इसे y बराबर लिख रहे हैं, अन्यथा हम और क्वेश्चनों में जब आगे करेंगे तो इसे CF ही लिखेंगे। तो यहाँ y इक्वल्स टू हमारे पास प्राप्त हुआ e की पावर -x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, अब आपके पास यदि किसी भी क्वेश्चन में आयोटा आता है प्लस माइनस में, जैसे हमारे पास यहाँ -1 नहीं आता और डायरेक्ट ही ऐसे आयोटा में जैसे कोई क्वेश्चन आता, यदि हमारे पास m का मान +-2 आयोटा ही आता तो हम इसे क्या लिखते, तो हम इसे ओनली e की पावर -x न लिखकर इसे हम लिखते y इक्वल्स टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, यदि किसी बच्चे को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। हमारा सेशन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि किसी बच्चे ने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि हम मोटिवेट रहे और आपको भी मोटिवेट रख सके, और इसी प्रकार हम
आपको पढ़ाते रहे। धन्यवाद।